हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है अपने श्री ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। मैं विष्णु कुमार द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों। आप पिछले लेक्चर्स में देखे कि हमने पढ़ा था बच्चों वर्क डन, एनर्जी और पावर को चैप्टर को लेकर चले थे। ठीक है। सो पार्ट 2 आज बनेगा, जिसमें वर्क डन जो चैप्टर है उसके जो रिमेनिंग कंसेप्ट हैं बहुत ही विस्तारित रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए साथियों, बिना किसी देरी के हम चलेंगे अपने पढ़ाई के सफर पर। और आप सभी से आग्रह है, ऐसे जो बच्चे जो नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन आप लगातार मेहनत करिए। और विवेकानंद जी ने एक कथन दिया था, जो उन्होंने क्या कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के बिना मत रुको। तो हम भी जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें रुकना नहीं है साथ। और हो सकता है एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, लेकिन तीसरी बार सही हमारा जब लक्ष्य निर्धारित होगा, जब हमारे बाजुओं में पौरुष होगा बच्चों, तो कहीं ना कहीं सफलता हमें अवश्य मिलेगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि रणभूमि शत्रु यदि हो सम्मुख। शत्रु कौन है? शत्रु है आपकी परीक्षा, आपकी जो आने वाली जो सीढ़ियां हैं, स्टेप, जैसे JEE है, मेंस है और भी सारी चीजें हैं। तो शत्रु असफलता को माना गया है, शत्रु आने वाली बाधाओं को माना गया है। तो हम रणभूमि शत्रु यदि हो सम्मुख, शौर्य जो नहीं खौला कर, आपका खून अगर नहीं उबाल देता है, आपके इरादों में वो आग नहीं है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो रणभूमि शत्रु यदि हो सम्मुख, शौर्य जो नहीं खौला करते, प्रतिपल प्रतिक्षण कायर जीवन वीरों को नहीं शोभा। हमारे सारे साथी वीर हैं और वीर की तरीके से काम करेंगे, पढ़ेंगे, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। चलिए आज के इस लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। आप इस लेक्चर को बहुत ही दमदार तरीके से अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए। सो मेरा एक आग्रह है कि जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने 1-2 दिन पहले ही इसका पार्ट 1 डाला है, तो आप उसको सीखिए, फिर जाकर हम इसको सीखेंगे। देखिएगा, हमने वर्क डन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। वर्क डन क्या होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, आज हम चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कहाँ क्या होगा बताइएगा? हमारा होगा एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी और उनका इंटर रिलेटेड कन्वर्जन। याद रखिएगा, उनका इंटर रिलेटेड कन्वर्जन याद रखिएगा। हमने कई सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल करे थे, याद रखिए। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी। देख रहे हैं, हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों टाइप्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी वैसे तो बच्चों बहुत तरीके की होती है, एनर्जी बहुत सारे तरीके की होती हैं। अब वो डिपेंड करता है, वह निर्भर करता है कि हम किस तरीके की एनर्जी का यूज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी को हम समझ लेते हैं। याद रखिएगा, एनर्जी को हम समझ लेते हैं। एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू वर्क, या कैपेसिटी या एफिशिएंसी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं बच्चों। साथियों, कितना हमारे अंदर
ताकत है, कितना किसी काम को करने के लिए इफिशियंसी है, ठीक है, वह एनर्जी कहलाता है। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो एनर्जी का ही एक रूप है। तो हम जहां-जहां वर्क डन होगा वहां-वहां एनर्जी को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हमने मास एनर्जी इक्वेशन देखा था अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का। इसके अलावा हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, वर्क डन को हम एनर्जी के इक्विवेलेंट कर रहे थे, ठीक है। चीजें समझ आ रही हैं? तो इन चीजों में कहीं ना कहीं वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के निर्भर होते, ठीक है। एनर्जी के लिए बात करेंगे बच्चों, एनर्जी के लिए अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, हम हम चीजों को देखेंगे तो पावर आप देखते हो, पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कितने समय में कितनी एनर्जी हमने खर्च करी, ये हमारी शक्ति को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें साथियों, तो लेट मी एक्सप्लेन एनर्जी फॉर 2 or 3 minutes, देन वी विल मूव ऑन द टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, देखो समझो, एनर्जी जो है, एनर्जी क्या है? एनर्जी बच्चों जो है वो है एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे देखें, एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें इफिशियंसी टू डू वर्क, या हम कहें ये सब सब बातें हैं कहीं ना कहीं। तो पावर बराबर क्या होता है, W/T या E डिवाइडेड बाई T इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे आप क्या देखोगे, E का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, पावर इनटू टाइम, ठीक। तो पावर बराबर, पावर के लिए हम क्या देखते हैं, पावर के लिए जो आपका यूनिट आता है वो आता है वॉट, ठीक है। और टाइम के लिए आता है आर, क्लियर। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी वाट आर। ये क्या है, ये कमर्शियल एनर्जी, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हो, आपका घर में कितना बिल आ रहा है तो वो किसका, तो उसकी यूनिट होती है, आपने कितनी लाइट जलाई एक महीने में, एक दिन के अंदर आपका कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, वो आता है किलोवाट आर में या वाट आर में। यहाँ पे समझिए, पावर का किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट आर में आएगा या वाट आर में आएगा। बातें समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे बच्चों। यहाँ अगर हम देखना चाहें कि एनर्जी का यूनिट क्या है, तो यूनिट के लिए अगर हम बात करेंगे बच्चों, यूनिट के लिए अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, यूनिट के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास पावर, पावर इंटू टाइम फॉर्मूला आ गया था। इसके लिए वाट एनर्जी आ गया था, वाट इंटू वाट सेकंड कह सकते हैं, वाट सेकंड कह सकते हैं। अब देखिए, अब देखिएगा, हमने पावर को क्या माना था, हमने पावर को माना था कि W बराबर क्या होता है, आप जानते हो, F इंटू एस होता है। इसके लिए अगर हम देखें तो न्यूटन होता है, न्यूटन, न्यूटन, इसके अलावा मीटर, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर देखा, क्लियर है, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई टी। पावर के केस में क्या देख रहे हो, एनर्जी का क्या देख रहे हो, आप पावर को क्या लिख सकते हो, W डिवाइडेड बाई टी। यहाँ देखिए W डिवाइडेड बाई टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो, आप पावर लिख सकते हो, ठीक है। अब पावर बराबर होता है W/T। तो W क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और T क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मतलब T, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड को। अब देखो यहाँ पे टी भी साथ में चल रहा है, टी भी अगर साथ में चल रहा है तो ऐसे सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा इसका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पर न्यूटन मीटर को अगर आप देखो तो क्या लिखेंगे बताइए, न्यूटन और मीटर को अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा बताओ, फोर्स की आपकी एसआई, फोर्स का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा
Ml2T माइनस, देखो फोर्स के लिए अगर आप निकालना चाहो, यहाँ पे फोर्स के लिए अगर आप निकालना चाहो तो फोर्स के लिए क्या होगा, एम, एम क्या होता है, मास, ठीक, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या है, Mlt-2, T-2, जो Lt-2 किसका होगा, एक्सीलरेशन का होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बेस जो बन जाएगा वो बन जाएगा Mlt-2, Mlt-2 फोर्स के लिए, तो N के लिए देखा, N मतलब न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स। अब यहाँ पर मीटर के लिए देखोगे तो क्या बनेगा, M मिलेगा फिर से, तो M2Lt-2, M2Lt-2, ये किसका आया, ये बच्चे एनर्जी के लिए आया। और जितनी भी काइंड की एनर्जी होंगी, जितनी भी तरीके की बच्चों एनर्जी होंगी, वो सारी की सारी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, ठीक है, हैव सेम डायमेंशन, ठीक है, हैव सेम डायमेंशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सभी का बच्चों, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। वर्क डन किसी किसी जो वर्क डन और अब डायमेंशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो किसी किसी डायमेंशन सेम होती है। वर्क डन की किसकी सेम होगी, एनर्जी और वर्क डन की सेम होगी, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, ऑल वर्क डन। अब यहाँ पे एक और बात समझिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो वर्क डन का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इस तरीके की एनर्जी है। वहां पर आप देखोगे कि जो एनर्जी का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन हो जाएगा, M2Lt-2, ठीक है। चलिए यहाँ बच्चों बात समझ आई। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी में आप देखोगे पहले टाइप की एनर्जी हमने कल क्या पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, अब तीसरा क्या पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी, जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आता है हाफ mv² प्लस mgh। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बच्चों देखोगे अगर m को हम बाहर ले लें, m को हम बाहर ले लें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है हाफ 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 v² प्लस gh, ठीक है बच्चों। चलिए ये सब बातें समझ आई। अच्छा एक और बात, एनर्जी जो है, एनर्जी बच्चों जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। ये सब बातें अभी हम पढ़ेंगे, क्लियर है बातें। चलिए देखो देखो, अब हम बात करेंगे अपने, अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे अपने जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं उसके लिए, ठीक है। देखो let me take the slide of that, okay, let me take the slide of that। एक कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हैं तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको लिखेंगे ना। चलिए ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ अगर हम देखें, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अभी अभी पढ़े, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की ऊर्जा होती है, जो जो बहुत सारे एप्लियंस को, बहुत सारे डिवाइसेस को चलाती है। लाइट एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज न्यूक्लियर एनर्जी इज अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, ठीक। साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा हीट एनर्जी तापीय ऊर्जा, ठीक है। ये सभी के सभी एनर्जी के टाइप होते हैं, एक एक करके सभी को आज हम पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं एक दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो समझो मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो
किसी भी बॉडी में, किसी भी मास में किसके कारण आती है? मोशन के कारण आती है बच्चों, और पोजीशन में वेरिएशन के कारण आती है। पोजीशन में, उसके पोजीशन में जो इनर्शिया की वजह से, या हम कह लें पोजीशन, स्थिति, शेप और साइज की वजह से कह लें, तो इन दोनों की वजह से जो एनर्जी किसी भी बॉडी में आती है या होती है, वह होती है मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है? बातें समझ आई? इसका अगर एग्जाम्पल हमने देखा था, कल ही पढ़े, कि अगर किसी किसी डैम के अंदर, यानी कि किसी बांध में अगर पानी भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वही पानी किसी स्ट्रीम से छोड़ा जाए, किसी एक स्ट्रीम से आपको छोड़ दिया जाए, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे वह पानी जैसे ही बहेगा तो उसके अंदर क्या आएगी? तो मैकेनिकल एनर्जी आएगी। ऐसे ही अगर विंड की बात करें, हवा बहेगी, तो वह भी एक मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल होगी बच्चों। अ लिफ्टेड हैमर, एक हथौड़ा जो हम उठा के किसी कील में स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां उसके अंदर भी यांत्रिक ऊर्जा होगी बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हमने धनुष बाण का एक एग्जाम्पल देखा था। आप खींचते हो बहुत तेज, तीर को जब आप चलाने से पहले खींचते हो, तो वहां पर बच्चों होता है, ठीक है, क्या होगा? स्ट्रेच्ड बो में एक एनर्जी होगी जो मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है बात? इसी के अलावा अगर हम हुक्स लॉ में क्या पढ़ते हैं? हुक्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि जो जो K इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है, ये चीज क्या निकल के सामने आती है? देखो यहाँ पर हुक्स लॉ के अंदर आप पढ़ते हो, हुक्स लॉ के अंदर आप पढ़ते हो कि जब भी किसी एक एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देते हो, क्या कर देते हो? कंप्रेस कर देते हो, यानी कि खींचते हो, दबाते हो, तो ऐसे केसेस में वहां पर मैकेनिकल एनर्जी आती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैकेनिकल एनर्जी आती है। ठीक, अब बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी समझ आया। हीट एनर्जी क्या है? अब हम बात करेंगे बच्चों, हीट एनर्जी क्या है। अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है, सूरज की जो तपिश है वो आपको जला दे रही है, तो ऐसे ऐसे केसेस में हमारी हीट एनर्जी क्रिएट होती है या जनरेट होती है। व्हेन द सन इज बर्निंग ड्यूरिंग द आफ्टरनून या नून, then the heat will produce in a lot of we can say in a lot at a lot. So we can say if we are doing the calculation, it is a nuclear physics। समझिएगा कि यहाँ पर सन जब बर्न करता है, सूरज जब जलता है, तो न्यूक्लियर फीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फीजन होता है, विखंडन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सूरज के अंदर इतनी ऊष्मा कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसों का लगातार विस्फोट होता रहता है, जिससे न्यूक्लियाई बनते हैं, न्यूक्लियाई छोटे छोटे बनते हैं, और वह लगातार विस्फोट की वजह से वह एनर्जी को इमिट कराते हैं, कहीं ना कहीं जनरेट कराते हैं। ठीक है, ये आती है, यह बात होगी किसकी? हीट एनर्जी की। क्लियर है बातें? चलिए ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिना किसी देरी के लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, आपको मजा जरूर आएगा बच्चों। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आप समझे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। आप देख रहे थे जैसे कि हमने सूरज के लिए देखा, ऐसे ही जब आप किसी गाड़ी को चलाते हो तो पेट्रोल डलाते हो, डीजल डलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाहन वाले आ गए हैं, तो वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाना होता है। तो ऐसे केसेस में बच्चों हमें एनर्जी को जनरेट करने के लिए पावर सोर्स चाहिए। द सन इज द अल्टीमेट पावर सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? कह सकते हैं। हीट क्या है? हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने जब फ्रिक्शनल फोर्स का लेक्चर लिया था तब आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स का एक डिसएडवांटेज है। वह डिसएडवांटेज क्या है कि इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट इट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, और वह हीट जो है
वो हीट एनर्जी किसकी वजह से आता है? वह फ्रिक्शनल घर्षण की वजह से आता है। ठीक। देखो एक और बात सुनिए, फूड वी टेक प्रोवाइड अस एनर्जी एंड दिस हीट एनर्जी विल बी अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक। वहां से सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो आप खाते हो ग्लूकोज में बर्न ब्रेक डाउन होता है, दैट्स अनदर पार्ट। ओके। वह छोटी छोटी जो हीट एनर्जी कंजम्पशन होता है, एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर, तो वहां पर आप देखते हो कि हीट एनर्जी जो है वो है जनरेट होती है। ठीक। क्लियर है बातें? अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पे आएंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आएंगे। देखना ध्यान से समझना बच्चों। साथियों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। ये एक तरीके की ऐसी ऊर्जा है जो हमें क्या कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने बहुत अच्छे तरीके से 12th के अंदर पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराती हैं। यहाँ पर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा कि चीजों को कैसे मूव कराते हैं, चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो वहां पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, वहां करंट प्रोड्यूस होता है, और लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट। सो यहाँ पे आप देखो कि यह एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो बैटरीज और इलेक्ट्रिकल जनरेटर से जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है वह जलीय ऊर्जा यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेट होती है। इसके अलावा एनटीपीसी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि जो भी आपके थर्मल कहीं ना कहीं पावर सेटअप हैं वो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जनरेट करते हैं। एक और बात, जो आपका तारा पावर पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला है भारत का, वहां पर आप देखो न्यूक्लियर विस्फोट रॉड जो है वो न्यूक्लियर रॉड लगी, यूरेनियम का वहां लगातार विस्फोट होता है बच्चों, न्यूक्लियर रॉड लगी रहती है। उस रॉड में हम क्या करते हैं, उस रॉड में हम न्यूक्लियर के छोटे छोटे यूरेनियम्स, ठीक है, यूरेनियम का बम्बार्डमेंट कराते हैं। देखो ये बातें क्लियर हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की ऊर्जा है जो हमारे चीजों को चलाने में मदद करती है। ठीक है। यहाँ देखेंगे साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्यान दीजिए। ध्वनि ऊर्जा क्या है, साउंड एनर्जी क्या है बच्चों? आप जब भी किसी एक डोर को नॉक करते हो, आप जब भी कोई विसिल बजाते हो, आप जब भी कुछ बोलते हो, आप जब भी कोई लाउड स्पीकर में सुनते हो किसी चीज के लिए, तो ऐसे केसेस में बच्चों आपको जो आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी अंदर है स्टोर्ड वह दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक। ऐसी केसेस में वहां पे कन्वर्ट होती है। अभी बताएंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी अपने आप में कंजर्व रहती है, कभी भी ना तो कम होती है ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, चीजें अलग अलग है। देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अ नॉन मैकेनिकल सॉरी अ मैकेनिकल वे, यांत्रिक ऊर्जा है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब दो आपस में चीजें टकराती है ना, तो टकराने पर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है ना, वह कंपन साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड बहुत दमदार, बहुत ही दमदार टॉपिक है। इस दमदार टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मेरा यह वादा है आपसे कि साउंड आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत अच्छे से, देखो वाइब्रेटिंग होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होता है। और आप इस इस वाली चीज को, जो भी बातें बोली जाती हैं, आपके कानों तक कैसे पहुंचती हैं? हवा हमारे और आपके बीच में होती है, वह हवा हमारे साउंड के पार्टिकल्स को ट्रेवल कराती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है। दो तरीके की ऊर्जाएं होती हैं बच्चों, एक होता है, देखो समझो, एक होता है मैकेनिकल वेव। देखो ध्यान से समझना। एक, एक
एक होता है मैकेनिकल मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल, ठीक है, वेव। ठीक, ध्यान। अब इस नॉन मैकेनिकल वेव में आप देखोगे क्या आता है, ऐसी ऊर्जा जो बच्चों, ऐसी एनर्जी जिसके प्रोपोगेशन में, जिसको ट्रेवल करने में क्या होता है, मीडियम रिस्पॉन्सिबल होता है, मीडियम में की रोल अदा करता है, की रोल अदा करता है। देखो, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक, ऐसी मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल, जहां ऐसी वेव्स, दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, आप लिख सकते हो, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, सच एज लाइट वेव। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे सच एज लाइट वेव, ईएम वेव्स, ठीक, ये कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसी एनर्जीज हैं जो वहां पे नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। देखो, 3 × 10⁸ ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में जो जो प्रकाश की गति है ना बच्चों, वह वह जाती है 3 लाख किलोमीटर। ठीक, ये सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमने एम इज इक्वल टू, सॉरी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में पढ़ा। एनर्जी बराबर होता है एम मास द्रव्यमान गुणा समय के समय मतलब ध्वनि की चाल का वर्ग। ठीक, एम सी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी मास इक्वेशन। सो एनर्जी क्या होगी, मास में इंटर कन्वर्टेबल होगी। ठीक, अब वहां पर लाइट की स्पीड भी चीज, लाइट की स्पीड भी मैटर करती है। आप एक और बात आइंस्टीन साहब ने कही कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो अभी अभी इस थ्योरी पर कहीं ना कहीं क्लैशेस आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप देखो, आप समझे नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, ऐसी वेव्स जिसको अपने ट्रेवलिंग में, प्रोपोगेशन में किसी दूसरे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, न सॉलिड की, न लिक्विड की, न गैस। बट मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा जैसे साउंड, यांत्रिक तरंगे जैसे साउंड, ठीक है, ऐसी साउंड है, वाटर वेव्स हैं, पानी की लहरें हैं, वाटर वेव्स हैं। ठीक, तो इन सभी तरंगों के लिए आप क्या करोगे, आपको ट्रेवल कराने के लिए, प्रोपोगेट कराने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी। बिना माध्यम के यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकती। इनको जानने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा बच्चों बताइए, इनको जानने के लिए किसी माध्यम से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड की स्पीड, फिर सॉलिड में स्पीड, फिर वाटर में स्पीड, फिर क्या कह सकते हैं गैसेस में, यह इसका एक असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक, सबसे ज्यादा, सबसे यहाँ से लेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर बनेगा, गैसेज में सबसे कम, फिर वाटर में उससे ज्यादा, फिर सॉलिड में सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है बातें। तो ऐसी ऊर्जा की जरूरत है, जो ऐसी तरंगे हैं, ऐसी ऊर्जा है जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वह होती है मैकेनिकल वेव्स। क्लियर बात, चलिए इसको देखेंगे। देखो, लेट्स बैक टू द लेट्स बैक टू द पीडीएफ, जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बच्चों आप अगर देखेंगे, देखो हम कहाँ चले थे, हम चले थे साउंड वेव्स पर, हम चले थे साउंड वेव्स पर, साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ मैकेनिकल वेव। द एग्जाम्पल ऑफ दैट वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ द ड्रम। ठीक है, ड्रम बजाते हो तो वो जो चिकनी सरफेस होती है ना, एक पतली सी सतह आपने मेम्ब्रेन लगा रखी होती है, वह मेम्ब्रेन हीट करने पर वाइब्रेट करती है, जिससे आपको साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक, अब वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम ये भी हो सकता है, यह भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। सितार और गिटार में आप तारों को मूव कराते हो, वहां से साउंड वेव क्रिएट होती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। लाइट एनर्जी क्या है, अब देखो, साउंड एनर्जी सीखे, लाइट एनर्जी क्या है, इसके लिए डिटेल डिस्कशन करेंगे, साउंड के लिए हैरान नहीं होइएगा। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट form of energy which makes the things visible and some sources of light you come across in our daily life. So this is called, देखिएगा यहाँ पर, लाइट नीडेड ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो, रात के अंधेरे में देखने के लिए आपको लाइट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करेंगे और उस फोटोसिंथेसिस में लाइट की अति आवश्यकता होगी। क्लियर है बात? यहाँ देखिए, वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब, जितने भी आपके ल्यूमिनेसेंट सोर्सेज होंगे वहां से आप क्या लोगे, लाइट एनर्जी लेंगे। छोटे छोटे जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो समझो, यहाँ पर जितनी भी कुकिंग स्टोव्स हैं विद कंप्रेसर गैस सिलेंडर, सेक्शन व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये क्या है, लाइट को कहीं ना कहीं जनरेट करने के लिए एक सोर्स है। ठीक, देखो यहाँ पे क्लियर हुआ बातें। केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा क्या है। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन अवर फूड, फ्यूल्स एंड अदर सबस्टेंसेस। जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, चाहे खाना हो, चाहे आपके ईंधन हो, चाहे कोई अदर सबस्टेंस हो, वहां पर हर तरीके से आप क्या देखते हो, विभिन्न तरीके के केमिकल रिएक्शंस हो, क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों। वह केमिकल रिएक्शंस अदर अदर सबस्टेंस के लिए फॉर्मेशन करती हैं। बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, नेचुरल गैस का बर्न होना एयर के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करता है, और वह केमिकल रिएक्शन एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब यह एनर्जी ऊष्मा देगी, यानी कि लाइट देगी और ऊष्मा देगी। यानी ध्यान देना, ये सभी बातें समझ आ रही हैं। तो जो भी आप खाते हो, आवर बॉडी गेट्स एनर्जी बाय स्टोर्ड इन द फूड। ठीक है, खाने में जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हमारी बॉडी गेन कर लेती है, हमारी बॉडी बच्चों गेन कर लेती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेल्स। याद रखिए, जो सेल्स होती हैं, जो आपकी सेकेंडरी और प्राइमरी सेल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। वहां पे भी इंटरनल केमिकल रिएक्शंस होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड, कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ चीजें समझो, ध्यान से समझो। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी, ये सभी चीजें में फूड खाने से, खाना खाने से मिलती है। इन बातों को समझे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनर्जी टाइप। ठीक, a nuclear power plant uses the energy released in the nuclear reactors। ठीक है, रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, आपको बताया था ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से यहाँ काम करते हैं। देखो ध्यान, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर में यूरेनियम, देखो यूरेनियम 239, ठीक, इसके अलावा प्लूटोनियम,
ठीक। प्लूटोनियम 130, कोई कोई नहीं, प्लूटोनियम जो होगा, यूरेनियम होगा, ये कहीं ना कहीं आपके न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? विस्फोट होकर। जब विखंडन होगा, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो वहां पर क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे बम, बड़े बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं, उनको आपस में टकरा दिया जाता है, और टकराने के बाद छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं। उन न्यूक्लियाई से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ ट्रेमेंडियस सोर्स ऑफ एनर्जी वहां प्रोड्यूस होती है। वह एनर्जी बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, उत्पन्न करने में, जनरेट करने में लगा। ठीक है, क्लियर है बातें? ठीक है। सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखिएगा, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वही तो लिखी है, आप समझ सकते हो। देखो ध्यान, आप समझ सकते हो बच्चों, यहाँ पे इस वाले टॉपिक में यही बातें तो लिखी, यही तो लिखी हैं। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हम न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर ऊष्मा, और कहीं ना कहीं ऊष्मा के साथ साथ रोशनी भी प्रोड्यूस होती है, रोशनी प्रोड्यूस होती है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फीजन और फ्यूजन रिएक्शंस, याद रखिएगा, जब दो ट्रेमेंडियस सोर्स ऑफ फ्यूजन से हम टकराकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं, ऐसे ही जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में कहाँ पर कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने पर भी एक ट्रेमेंडियस सोर्स ऑफ एनर्जी बनती है, और उसको कहते हैं संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसमें भी ट्रेमेंडियस सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, बनती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और ये कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट करता है न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर, क्लियर बात। चलिए आगे देखेंगे, आगे समझेंगे इस बात को। अब आती है बात कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होता है। यहाँ पर बात हम करते हैं, यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्व कंजर्व। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो जो हमारा कहीं ना कहीं शक्ति है, ये ये एनर्जी बच्चों कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को हम देखेंगे, ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को हम देखेंगे। देखो समझो, एक और बात समझो कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हम किसको देखेंगे, हम किसको देखेंगे बताओ। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक, यहाँ देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड बच्चों नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि दो दो सबसे पहले बहुत सारी कहीं ना कहीं हमने क्या करा, बहुत सारी चीजों को की रिसर्च करी, और उस रिसर्च से सामने आया कि जो जो एनर्जीज हैं कई तरीके की, वह डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती, ना ही हम उसको बना सकते हैं। ये आइसोलेटेड होती हैं, कंजर्व रहती हैं, संचित रहती हैं। ठीक, जो भी हम बोल रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर हमने खाना खाया, एनर्जी है, हम बोल रहे हैं, तो जो जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो हमारे अंदर भरी हुई है, वह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या आप जब रोशनी बल्ब जलाते हो, तो बल्ब जलने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी हीट और लाइट एनर्जी में।
ऐसे ही कई तरीके की ऊर्जाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती या बदल जाती। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही हम उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कहीं कभी भी नहीं हो सकता ऐसी बात। तो ये पहला नियम पहले आया था। ठीक, बाद में ये पता चला कि ये एनर्जी कन्वर्ट करी जा सकती है। देखो ध्यान से, ठीक, ये हमारा पहला रूल है जो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट हमने पढ़ा कि एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, 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 DABL, ओके, इंटर कन्वर्टेबल। सो वी कैन से ये एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होंगी। सो वी कैन कंबाइन द बोथ लॉस, neither energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form to another, from one form to another. So this is called the conservation rule of, conservation law of energy। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे, चलिए देखो, समझो, समझो, ध्यान से समझो। जैसे देखो, तो चीजें क्लियर हुई अच्छे से? यहाँ पे एक बात समझेंगे, यहाँ पे हम बात समझेंगे। देखो, अब बात आती है कि इंटर कन्वर्जन होता कैसे है। देखो, ये चीज अगर नहीं बताते तो आपको समझ ना आता। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, हम सीधे सीधे चलते हैं कि when the heat is produced when we are rubbing the hands, okay, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। ठीक, प्रोसेस ऑफ द नेचर को अगर हम देखेंगे तो वहां पे पता चलता है कई सारी एनर्जी होती हैं जो आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। जैसे हीट एनर्जी सन से आती है, वह कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करती है। पानी ओशियंस में होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम इस वाटर साइकिल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वाटर साइकिल को देखते हैं तो थर्मल एनर्जी, पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पानी के अंदर बच्चों क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी जब भाप बन के ऊपर उठती है तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और जब भाप बादल बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, तो फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और यह बारिश बन के जब नीचे आती है तो बूंदे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उनकी कुछ बूंदों की वेलोसिटी होगी जो हम रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीड्स हैं हमारी, किसकी स्पीड है, किसकी बूंदों की, बारिश की स्पीड है, बारिश की स्पीड है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज जो हैं वो बहुत सारी चीजों में इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर एक और बात यहाँ दर्शाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो, ये ये आप समझिए, आप समझिए यहाँ पे, जब कोई बच्चा किसी एक घाटी के ऊपर साइकिल चला रहा है, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो साइकिल ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहा है, कहाँ पे, ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो ये एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी थी। वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ये मोशन कर रहा है, ये साइकिल को ऊपर ले जा रहा है। जैसे ही सबसे ऊंची चोटी पर ये पहुंचेगा बच्चों, ऊंचे वाले हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो ये सारी की सारी जो ये कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, और यह पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही दोबारा से वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आता है, तो ऐसे मामले में वह पोटेंशियल एनर्जी फिर से वह पोटेंशियल एनर्जी फिर से बच्चों कहाँ, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और इस पॉइंट पे आने पर
वह काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो बातें क्लियर हैं, समझ आया? चलिए यहां हम समझे कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है? देखो वो बातें जो हमने यहाँ पढ़ी थी ऊपर के चार्ट में, वो सब चीजें यहाँ पर हमने लिखी हैं। ठीक, थर्मल एनर्जी कॉज करती है वाटर वेपर को बनाने में, इवापोरेट होता है और वह वेपर राइज अप होता है, क्लाउड को बनाता है, फिर क्लाउड जो है कूल होकर पानी बरसाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये सारी चेंजेस हमने ऊपर के कोरिलेशन से पढ़े हैं, आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चीजों को क्लियर करेंगे। देखो समझो, देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यहाँ पर चीजें हैं। एक और बात कि ये जो कन्वर्जन होगा, इस कन्वर्जन के दौरान जो एनर्जी का जो अमाउंट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वह हमेशा स्थिर रहेगा, ना वह कम होगा ना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यह एक कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा, एक समान रहेगा, कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्या आप जानते हो कि पोल वॉल्टर जो थे, यूज करा उन्होंने फ्लेक्सिबल वॉल्टिंग पोल। ठीक है, स्पेशल टाइप का मटेरियल था जिसको कैपेबल करा इन्होंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये बैंड होता था और कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ जाता था, और इसको हम एथलेटिक इवेंट में प्रयोग करते हैं। ये किसने बनाया था? पोल वॉल्टर ने। तो पोल वॉल्टर की वजह से इसको नाम रखा गया पोल। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी के से रिलेटेड कंसेप्ट है जो आप समझे होंगे। ठीक है, यहाँ पर तेजी से कोई एथलीट जब भाग के आता है तो पोल को पकड़कर ऊंचाई से हाई जंप लेता है, तो वहां पर भी एनर्जी के कंजर्वेशन लॉस लगते हैं, एनर्जी के इंटर कन्वर्जन लॉस लगते हैं। अब मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? ईंधन हैं। ईंधन बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। अब ये जब जलते हैं तो जलने पर यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोजन जब जलता है तो हाइड्रोजन बन जाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक, जिसको हम पानी कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखो समझो, कार्बन और ऑक्सीजन जलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक, और इसके साथ साथ हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक, अब यही अगर हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेंगे तो क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, गैस, पानी देंगे, साथ साथ हीट एनर्जी बनेगी, ऊष्मा बनेगी। जिस ऊष्मा को आप कहीं पर भी खाने पकाने में, किसी भी सोर्स ऑफ टाइप ऑफ टास्क में यूज कर सकते हो। ठीक है, बात बात क्लियर है? चलिए यहाँ देखेंगे, इन बातों को बहुत ही गहराई से समझेंगे बच्चों। देखो, अगर आप आधे घंटे में ऊब जाते हो तो गलत बात। देखो, 1 घंटे तक आपकी पोटेंशियल को यहाँ पर आंका जाता है। ठीक, बड़े बड़े लक्ष्य ऐसे ही हासिल नहीं होते साथियों। बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए हमें अपनी समयावधि एक सटीक सही जगह पर लगानी होगी। तो क्या आपके अंदर यह पूरा एक कहीं ना कहीं एक मादा है कि आप अपनी सारी चीजों को एक साइड रखकर 1 घंटे पढ़ नहीं सकते? क्या कंसंट्रेट हो? बिल्कुल पढ़ सकते हैं साहब, क्यों नहीं पढ़ सकते? इसके लिए हमें अपने मन को स्थिर रख के कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। चलिए देखिए, कोल जो है वह भी फॉसिल फ्यूल का एक एग्जाम्पल है। अब यह कोयला जो है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये जलता है तो धुआं निकलता है। फॉसिल फ्यूल टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। यहाँ याद रखिएगा, कोयला बना कैसे? अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, जब ये बहुत सारे जो सोर्स ऑफ जो एनर्जी हैं वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। ठीक,
पेट्रोलियम कैसे बना कि बहुत सारे जो पहले की जो जनरेशन थी एनिमल्स की, डायनासोर्स की, वो नीचे दब गई और दबने पर ऑयल सीड्स बन गए। ठीक है, बहुत सालों तक 20 मिलियन ईयर तक कहीं ना कहीं दबे रहे, मिलियंस ऑफ साल, कई सौ साल दबे रहे और दबने पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर यह लिक्विफाई हो गए। लिक्विफाई हो गए तो यह एक ऑयल बन गया जिसको आप पेट्रोल, डीजल और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑयल्स के लिए यूज करते हो। ठीक है, यह रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, व्हाट आर यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? वेरी फास्ट रेट। हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपने फॉसिल फ्यूल को बहुत ही फास्ट रेट में। ठीक है, डे बाय डे, और यह धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनको सस्टेन करना होगा, इनको अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचाना होगा। साथियों, क्या करना होगा, आने वाली जनरेशन के लिए बचाना होगा, नहीं तो हम और हमारी आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं इसके लिए तरस जाएंगी। ठीक है, देखो ध्यान से, फॉसिल फ्यूल हमारी आने वाली भविष्य की जनरेशन्स को नीड को पूरा करती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स उसके लिए कहीं कहीं चीजों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बात समझे? अब अब एक और बात समझे, जब भी फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, इसके अलावा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन हेल्थ। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल। इफ इट इज inhaled, it will react with our hemoglobin of the blood and it will produce carbohemoxylin। ठीक, कार्बोहेमोक्सिलिन। सो वह कार्बोहेमोक्सिलिन क्या करेगा, हमें अंदर ही अंदर चोक कर देगा। ठीक, और हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो यह बहुत ही हार्मफुल गैस होती हैं जो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, यह जब जलता है तो बहुत सारा धुआं जो काला काला निकलता है, ऐसी काले धुएं में आप क्या करते हो, अपने पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, अपने एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे होते हो। तो हमें इन सभी से बचना है। ठीक है, कार्बन इमिशन के लिए बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी कार्बन उत्सर्जन की क्षमता को घटा रहे हैं, जिससे आगे आने वाली जनरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ऑयल फील्ड जो है, ऑयल फील्ड कैसे काम करती है, देखो ध्यान से। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम बात करें तो ऐसी केसेस में हमें क्या होता है, हम जब बहुत सारा धुआं इनटेक कर लेते हैं तो हमें नौजिया हो जाता है, हमें हेडेक हो जाता है, टेंशन्स हो जाती हैं। ठीक है, एलर्जिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक, नॉइज के में और आईज में इरिटेशन होने लगती है, थ्रोट में इरिटेशन होने लगती है। हम हमारे जो अस्थमा के मरीज हो जाते हैं कुछ लोग, लंग्स कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, क्योंकि लगातार वहीं पर उन्हीं भट्टियों में, उन्हीं ऐसे इलाकों में काम करने वाले लोगों को आप जब देखते हो तो कहीं ना कहीं उनको रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो। तो ऐसे मामलों में हमें एक स्थान पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने एक ग्रीनरी बेल्ट लगा रखी है हर हर इंडस्ट्रियल एरिया में, जो उसकी कार्बन उत्सर्जन की क्षमता को सोख लेती है। दे आर एक्टिंग एज अ गुड एब्जॉर्बर देयर। ठीक है, शोषक का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखनी होंगी बातें ये। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल को देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल को अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है ये। फ्यूजन रिएक्शन होती है विखंडन के सिद्धांत पे। आप देखोगे न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट्स लगी रहती हैं जो रिएक्टर में यहाँ पर लगा दी जाती हैं। अब ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन, जब ये फ्यूजन रिएक्शन होगा तो सारे जो एटम्स होंगे जो हैवी हैवी होते हैं, यूरेनियम के लिए जो हमने पढ़ा था, ये स्पेल्ट हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और वह पार्ट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है। ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करने पर यह हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वहां से,
हम क्या करेंगे, इस वाली गैस को, इस वाली ऊर्जा को हम अपने पावर सोर्स में लगा लेंगे। ठीक, बातें समझ आई? ठीक, चल चलते हैं, चलते हैं। देखो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस वी कैन कन्वर्ट द एनर्जी के टाइप जो हैं उनको दो भागों में हम तोड़ सकते हैं, दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, जैसे सनलाइट है, जैसे वाटर है। ठीक, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन कोयला है, ऑयल है, गैस है, न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसके अलावा वाटर की एनर्जी जो है वो है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम रीजनरेट, दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते सर। तो इनके लिए हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम इनको इनको सस्टेन कैसे करके रखें। ठीक, एनर्जी फ्रॉम वाटर, इट इज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। डैम के अंदर कंस्ट्रक्ट करके हम पूरे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पानी को स्टोर करके रखते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। यह इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से उत्पन्न होती है, जो जलीय ऊर्जा से उत्पन्न होती है, यह ऐसे पावर सोर्सेज, ऐसे पावर प्लांट्स जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, कलपक्कम है और रिहंद बांध पे लगा है, ठीक है, एनटीपीसी पावर प्लांट है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जो हमारे कहीं ना कहीं डैम्स के अंदर लगे हैं। तो वह बच्चों, वह ऐसे जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर बहुत बड़ा पानी का स्रोत होता है। ठीक, वह पानी के स्रोत जो हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अब बात करेंगे सन एनर्जी। द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनमें हम देखते हैं सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड टू मेड generate electricity. Okay, so it is the ultimate source of life on the earth, सन रेज हमारी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये खाना पकाना और फ्यूल को जनरेट करने के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। ठीक, सोलर पैनल्स में हम काम करते हैं, चीजों को लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोलर हाउस हीटिंग ये कैसे होता है, ये पूरा एक सिद्धांत है। ठीक, ठीक है, इसको सिद्धांत को हम फिर कभी समझेंगे। एक सोलर प्लेट में एक होता है, देखो सोलर प्लेट की एक फंक्शन को समझते हैं। यहाँ से लाइट आई और लाइट आकर हमारे इस ग्लास के कवर पर पड़ती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं, और यह एल्युमिनियम फॉइल लगा रहता है। ठीक, एल्युमिनियम फॉइल लगा रहता है। यह एल्युमिनियम फॉइल कॉपर ट्यूब से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है, और यह जो है बच्चों, यह एनर्जी फिर से फिर से हमारी हॉट हॉट इलेक्ट्रिसिटी को, या हम कहें हीट एनर्जी को यहाँ पर ले जाती हैं। अब यहाँ से आप क्या करते हो, ये गीजर का पूरा सिस्टम है, ध्यान दीजिए, ये सोलर प्लेटेड गीजर का सिस्टम है। ठीक, वह पानी जो पानी इसमें स्टोर है, यहाँ से ऊर्जा आई और इसको गर्म कर देती है। गर्म करने के बाद कोल्ड वाटर यहाँ से हम भरते हैं। यह पानी जो है वह पानी फिर से गर्म होता है, जो सूर्य ऊर्जा वो इसको गर्म करेगी, और गर्म करने के बाद बच्चों फिर हॉट एक्सचेंजर से यह पानी टैप में आकर गर्म हो जाता है। ठीक, गर्म पानी आपको मिलता है। ठीक, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी को हम जानते हैं जो हमने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए, यहाँ आप समझे कि किस तरीके से एक सोलर गीजर काम करता है। ठीक, सोलर एनर्जी को हम सोलर कुकर्स में यूज करते हैं, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स में यूज करते हैं, पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। मेगावाट, एक गुवाहाटी में एक पूरा आपका क्या, आपका एयर स्टेशन है, या हम कह सकते हैं हवाई अड्डा है।
ठीक, एयरपोर्ट है जिसको पूरा एयरपोर्ट जो है वो कहीं न कहीं सोलर पावर प्लांट से लगा है, चलता है, ठीक है? अब हिमालय और जो सेवन सिस्टर्स वाले एरिया हैं, वहाँ पर जनरली हम सोलर पैनल अपने घरों में लगा देते हैं, जिससे हमें कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ऊर्जा का स्रोत मिलता है, ठीक? क्लियर हैं बातें? सोलर सेल्स बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं, जो कन्वर्ट करती हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को सोलर सेल्स के अंदर, ठीक है? सोलर सेल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं बच्चों। ये फोटोवोल्टाइक सेल होती हैं, जो सिलिकॉन वाटर से बनती हैं, सिलिकॉन कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर से बनती हैं, वह सेमीकंडक्टर हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। क्लियर है बातें? अब ये छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं जैसे कैलकुलेटर है, घड़ियाँ हैं, टॉयज़ हैं, इन सभी बातों को करते हैं ऑपरेट, ठीक? सोलर पैनल लगे होते हैं, ये पावर को जनरेट करते हैं टेलीफोन बूथ पर, लाइट हाउस पर, साइंटिफिक रिसर्च पर, सेंटर पर। क्लियर है? इन बातों को आप समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है? एक बार फिर से आप देख सकते हो, ठीक? अब चलते हैं, अपने चलते हैं, अब देखो यहाँ से समझो, यहाँ से समझिए, कुछ और चीज़ें हैं। विंड एनर्जी जो आपकी वायु ऊर्जा है, वह वायु ऊर्जा जर्मनी में या हम तुर्की में या हम जापान में देखते हैं, वो हमसे आगे आकर कहीं न कहीं विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत ही हाई-टेक रोड्स बना रहे हैं। जब वाहन चलेंगे रोड्स पर, तो उससे जो व विंड एनर्जी जनरेट होगी, वो एनर्जी यूटिलाइज़ कर लेती है पावर जनरेशन में। क्लियर? तो विंड एनर्जी क्या करती है, विंड मिल पर प्रोड्यूस कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। कहीं न कहीं ये विंड जो मिल है वो विंड मिल पावर को सोर्स को जनरेट करती है, ठीक? अब यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखते हो एक ऐसा पावर प्लांट बना है जो 1300 मेगावाट को उत्पन्न करता है। यूरोप में एक ऐसा प्लांट बना है, कई सारे ऐसे प्लांट बने हैं जो 100 मेगावाट और उससे भी अधिक ऊर्जा एक दिन के लिए जनरेट करते हैं, ठीक है? बातें क्लियर हैं? तो आप भी इस तरीके से गुजरात में, अपने देश में गुजरात के अंदर ये लगा है, अहमदाबाद के अंदर लगा है। इन बातों को आप समझ सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी, भू-तापीय ऊर्जा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक? कुछ-कुछ जगहों पर दुनिया में पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अ, जब उसके गर्म गुब्बारे या पानी के सोर्स ऑफ जो आपके सोर्स हैं, वह गर्म हो जाते हैं, या गर्म पानी जब गर्म बहुत ही लावा जैसा पानी वहाँ पे निकलता है, हॉट मोल्टन पॉट होता है, अंदर कई सारे कहीं न कहीं कई सारी समयावधि के दौरान जब अंदर का टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा हीट ऑफ एनर्जी निकलता है, तो वहाँ पर मैग्मा कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, हाई टेम्परेचर होने की वजह से। तो यह ऊर्जा हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के रूप, ठीक? ड्रिलिंग करते हैं डीप इंटू द हॉट रॉक ऑफ प्लेट, ठीक है? वहाँ उस जगह पर हम बहुत ही अंदर तक ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके वह पानी जो है पुश करते हैं वेल्स में, और वहाँ से हम इसको स्टीम के रूप में एक्सपेंड करा लेते हैं और इस वाली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर है बातें? देखो, इसको आप समझ सकते हो यहाँ इस फिगर से, ठीक है? इस फिगर से आप समझ सकते हो, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बच्चों हीट जनरेट हुई और हीट जनरेट होकर हॉट वाटर ऊपर की तरफ आया और इससे भाप बनी, और भाप को हमने कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर लिया अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं बच्चों? ठीक है। देखो, एनर्जी फ्रॉम बायोमास आप समझते हो। देखो, जो काऊ डंग है या वेस्ट मटेरियल है जो फार्म गार्बेज वगैरह से आता है, ठीक? इसको हम गड्ढा करके पानी भर के क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और इससे जब मीथेन गैस या बहुत सारी ऐसी बायोगैस जनरेट होती हैं, तो वहाँ से भी हम कहीं न कहीं ये क्या है, डोमेस्टिक पावर प्लांट्स हैं, जो हम कहीं न कहीं इसको यूज़ कर लेते हैं
अपने खाना एलपीजी के हिसाब से, ठीक है। डेड प्लांट्स होते हैं, काऊ डंग होता है, एनिमल डंग होता है, ये डिकम्पोज होता है अंदर अंदर, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। वहां से आप क्या करते हो, वहां से पावर के सोर्स को जनरेट कर लेते हो। ये बायोमास एनर्जी है, क्लियर? ठीक है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ कानपुर देहात में एक पावर प्लांट ऐसा ही लग रहा है, ठीक। देखो, अब आप अगर समझोगे एनर्जी मास इक्वेशन, आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि जो मास है, मैटर जो है, वो मैटर कन्वर्ट होगा एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट होगी मैटर के अंदर, मैटर मतलब मास के अंदर। उन्होंने ये कहा कि जितना अमाउंट ऑफ मास किसी भी बॉडी का लूज होगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी दूसरी जगह जनरेट हो जाएगी, क्योंकि यह आपस में क्या है, कंजर्व्ड है। एनर्जी और मास हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक। तो वो कभी भी बदल तो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, कभी भी जनरेट नहीं हो सकते। तो ऐसे केसेस में उन्होंने एक एक इक्वेशन दिया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत ही उम्दा तरीके से कुछ ना कुछ जरूर देखे जाएंगे। E is equals to mc square is the relation between the mass and energy, and it is given by Albert Einstein sahab. And mass energy equation E is equals to mc square is one of the most important theories of physics. Okay, so C C इज इक्वल टू क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ठीक। अब बात करेंगे कि इसने क्या कहा, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जब हम किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को कन्वर्ट करते हैं, तो हाईली कंसंट्रेटेड होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को ले लें, वहां पर अगर ऊपर की इक्वेशन को लगाते हैं, तो आप क्या पाओगे कि सूरज और जो तारे हैं वो लास्ट मिलियन ईयर से बहुत फ्रैक्शन दूर है, ठीक। आप समझ रहे हो, सूरज से तारे बहुत अधिक दूरी पर हैं, फिर भी वो चमकते हैं, फिर भी वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, आप जानते हो। और वो न्यूक्लियर फिजन की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है कहाँ पर, जो है चंद्रमा या हम दूसरे स्टार्स को देखें वहां पर। तो ये चीज कहाँ है, ये चीज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वहां पे लग रहा है फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ स्टार्स बर्निंग, इन द केस ऑफ स्टार्स शाइनिंग, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को जगा देंगी, पढ़ने के लिए आपको मजबूर कर, बने रहेंगे हमारे साथ। श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लेक्चर लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जब भी बच्चों केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यह कन्वर्ट होती है हीट के अंदर, ऊष्मा बनती है, और ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर बॉयलर में बॉयल करी जाती है, ठीक है। ये बर्निंग प्रोसेस है, क्या है, बर्निंग प्रोसेस है। और इसकी जो बर्निंग के बाद पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और इसको टरबाइन से मूव कराया जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर लिया मैकेनिकल एनर्जी में, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइंस घूमती हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से जुड़ी होती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे पावर सोर्स को जनरेट करती हैं, पावर कोई सोर्स को जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, ठीक है। बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है, ये कई सारी प्रोसेसेस आपको समझ आई होंगी, क्लियर हैं चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे।
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होते हैं, कई सारे तरीके के प्रदूषण होते हैं, टेम्परेचर राइज़ करता है। तो हमने चीज़ों को समझा था कि कई सारे देश कार्बन उत्सर्जन में कहीं न कहीं चीज़ों को घटा रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शंस होता है, हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, तो नेचर भी कहीं न कहीं हमें उसका रिएक्शनल रिएक्शनल अपना कहीं न कहीं चीज़ों को देता है, ठीक? फैक्ट्रीज़ की वजह से हमने कई सारे एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पे बनाए हैं, ठीक? एयर पॉल्यूटेंट क्या हैं, इस पर एक अलग वीडियो बनाएँगे बच्चों। एयर ऑल द पावर प्लांट चाहे न्यूक्लियर हों, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स हों, तो वो कहीं न कहीं क्या करते हैं, हीट बनाते हैं और उससे बहुत सारे ओशियंस में डिसबैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है? अनलाइक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बट दे डू प्रोड्यूस डेंजरस रेडियोएक्टिव वेस्ट। अच्छा, देखिएगा जब यूरेनियम और प्लूटोनियम आपस में बम्बार्ड होते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, फिर भी वहाँ से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जो कहीं न कहीं बहुत ही हानिकारक होता है और इससे आने वाली जनरेशन्स नस्लें जो हैं, वो कहीं न कहीं क्या होती हैं अ, डिसेबल क्रिएट होती हैं, आप देखते हो, ठीक है? जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जब यूएसए ने उस पर हमला किया था, तो कहीं न कहीं चीज़ों को अभी भी वहाँ के लोग अ, डिसेबल क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो पावर का क्रिएशन है, वो हमें और हमारी नेचर को भी एक अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो पावर के चक्कर में हम अपने चीज़ों को ना भूलें, ना चीज़ों को बिगाड़ें, तो ये भी हमें एक उत्तरदायित्व अपना निभाना होगा। फ्लो चार्ट आप देखोगे, तो इलेक्ट्रिकल लैंप के लिए देखोगे तो क्या जानोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी बनाती है और इसके साथ-साथ ये सीएफएल है। सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक? क्लियर है बात? केमिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। केमिकल एनर्जी बच्चों प्रोड्यूस होती है हमारा हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी से, हमने सीखा था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक बात समझो, ये तो व्हीकल की बात। जब आप व्हीकल किसी लेवल रोड पे चलाते हो, तो जो केमिकल एनर्जी है, जैसे पेट्रोल डलाने पर जो केमिकल एनर्जी आया, उस केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बनेगा और काइनेटिक एनर्जी मतलब तेज़ी से रफ्तार से वो रोड पर दौड़ेगी और साउंड क्रिएट करेगी, याद रखिएगा। एक मफलर शब्द और आता है, क्या आता है? ग्रीन मफलर। जो आप देखते हो जो आप देखते हो ध्यान से समझना, जो आप देखते हो बच्चों कहाँ पर? जो आप देखते हो अपने एनएच नेशनल हाइवेज़ पर ग्रीनरी लगी होती है बीच में डिवाइडर के आस-पास, तो वहाँ पर उसका क्या एक क्या र रोल अदा करता है? वो साउंड को एब्ज़ॉर्ब करता है जिससे साउंड क्रिएशन, साउंड का जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो सके, ठीक? चीज़ें को समझे। अच्छा पावर स्टेशंस में देखो, पावर स्टेशंस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रहता है पानी ऊपर। अब ये डैम जो है वो काइनेटिक एनर्जी से ऐसे आएगा, नीचे आएगा, ठीक? अब जब स्ट्रीम बहुत ही हाई स्ट्रीम से पानी नीचे आता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बनाएगा बच्चों और यह काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हीट एनर्जी वर्क डन करेगी, ये देखो ध्यान से यहाँ पर वर्क डन बनाएगी काइनेटिक एनर्जी और उससे ही साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये सब करके हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी जनरेटर से। ठीक। जनरेटर के लिए हम सब कोई सीखते हैं कि माइकल फैराडे ने जनरेटर्स के लॉज़ दिए थे। कहीं न कहीं हमें सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन समझाया था। ठीक है? इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एक और बात देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी होता है गेटिंग वर्क डन मशीन से हम किस तरीके से एफिशिएंसी क्या है? इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम एज़ आउटपुट द टोटल एनर्जी गिवन टू द आउट इनपुट। क्लियर? कई सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है। हमने जो आउटपुट दिया और जो एनर्जी क्रिएट करी उसका रेशियो एनर्जी होता है। ठीक है? परसेंटेज हम निकालते हैं 100 से डिवाइड करके।
तो एक आइडियल सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं एनर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा कोई भी हाइपोथेटिकल सिस्टम तो हो सकता है, लेकिन रियल में कोई भी 100% एनर्जी देने वाला सिस्टम नहीं बना है, याद रखिएगा। कार्नोट इंजन के थ्योरम में हम पढ़ते हैं कि कार्नोट इंजन भी कहीं न कहीं 100% एफिशिएंसी वाला इंजन नहीं है। थ्योरम मतलब थर्मोडायनामिक के अंदर हम बच्चों बात करते हैं। छोटा-सा इसका हम कहीं न कहीं न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हम चीज़ों को चीज़ों को बड़े विस्तार से ढंग से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो, एक साइक्लिस्ट है, एक साइकिल चला रहा बच्चा है, वह 12 जूल ऑफ एनर्जी या वर्क डन करता है पेडलिंग करने के दौरान और 100 जूल एनर्जी खर्च करता है जो उसने खाने से ली थी। तो आप बताइए उसकी एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन कितना बताया था? हम इसको करेंगे 12 जूल था वर्क डन। अब 12 जूल वर्क डन था बच्चों, तो इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी अभी पढ़े थे, जो आउटपुट दिया और जो हमने एनर्जी यहाँ पर लगाई उसका रेशियो कर देंगे 12/100 करेंगे तो 0.12 आएगा। तो अगर इसका परसेंटेज देखोगे तो इसी रेशियो को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाता है जो उसके बच्चे का 12%। क्लियर है? आप समझे इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे? आप समझे इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे? कल के लेक्चर में हमने पढ़ेंगे बच्चों, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर की कन्वर्जन, पावर के रूल्स, पावर के कंसेप्ट और पावर के कुछ न्यूमेरिकल। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, ठीक? तब तक एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा से किसी दोस्त के साथ, जो आपके साथी हैं उनके साथ शेयर अवश्य करिएगा। आप बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। हम और आप मिलकर लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़िएगा। जय हिंद टू ऑल। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए समय पर और जय हिंद टू ऑल। ध्यान रखिए।